नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंगल विंडो पे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, टीपीएम का एक पार्ट है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और इस साथ साथ जो वीडियोस से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, और ताकि मैं जो है उसका जो सलूशन वो आपको बता सकूं। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट्स के बारे में देख लेते हैं, क्या कंटेंट्स हैं इस वीडियो में आज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मेंटेनेंस, व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस, लिंकेज विद टीपीएम, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, स्ट्रेटजीज ऑफ मेंटेनेंस टू ओवरकम डाउन टाइम, रोल इन बिजनेस एंड एग्जांपल्स। तो इस तरह से हम इन जो भी कंटेंट्स हैं इनके बारे में आज जो है वो बात करेंगे आपके सामने। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेंटेनेंस है क्या? इट इज़ एन एक्टिविटी विच कैन बी डिफाइंड एज द एफर्ट्स टेकन टू कीप द कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इक्विपमेंट ऑलवेज लाइक द कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट व्हेन इट इज़ स्टिल न्यू। दोस्तों, जब भी आप कोई चीज़ नई है वो उसको ख़रीदते हो, परचेज़ करते हो, तो उसकी जो कंडीशन है वो बेस्ट होती है। और आपको ऐसे कोई गाड़ी खरीदते हो आप तो वो भी देखने में ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ही स्मूथ चल रही है, लेकिन कुछ सालों के बाद जब आप उसको दोबारा से उसको यूज़ करते हो या लगातार उसको चलाते रहते हो तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होने शुरू कर जाता है। इसकी वजह से आपको वो थोड़ा सा आपको मेंटली भी ये लगता है कि यार इसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा, अभी ये पुरानी हो गई है चीज़। तो मेंटेनेंस का मतलब ही यही है कि आप जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि आज से कुछ टाइम बाद वो अपनी इनिशियल जो उसकी कंडीशन होती है कंपैरेटिवली उसके साथ वो कितनी बेटर है। कई बार हम बोलते हैं कि यार इसने बहुत बढ़िया मेंटेन करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि वो जो मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ है वो पूरी तरह से आप परफॉर्म कर रहे हो अपनी चीज़ के, चाहे वो आपकी मोबाइल हो, चाहे गाड़ी हो, या आपकी हेल्थ हो। तो उसको क्या है कि जैसे आपकी इनिशियल कंडीशन होती है उसके बाद उससे कंपैरेटिवली आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन होगी उसको हम कंपैरिजन करके देखते हैं, उससे हम बोलते हैं कि यार ये हम वाकई इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है इसमें। तो मेंटेन से जो वर्ड आया है मेंटेनेंस। और इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस में क्या होता है? इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस इज ऑल्सो रेफर टू एज प्लांट मेंटेनेंस। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंक्रीज द इक्विपमेंट अप टाइम इन ए मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस को हम प्लांट मेंटेनेंस भी बोल देते हैं। इनमें क्या होता है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। आप अपना जो बेस्ट से बेस्ट मेथड है उसको लगा के अपने जो इक्विपमेंट की जो उसकी एफिशिएंसी है, उसका इफेक्टिवनेस है, उसको आप बढ़ाते हो, जिससे कि आपका जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। तो उस वो सब कुछ किस वजह से होता है? आपका मेंटेनेंस की वजह से। जो हम इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस में बात करते हैं मेनली यहाँ पे मशीनरी मेंटेनेंस की जो है वो बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट की बात हो रही है कि आप अपना बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करके अपने इक्विपमेंट का जो एफिशिएंसी उसको बढ़ाते हो, ताकि आप उसको 8 घंटे में अगर एक शिफ्ट में आप यूज़ कर रहे हो उसको, तो 8 घंटे में आप कितना बेस्ट उसको यूज़ करते हो। ये तो नहीं है कि आपका हर दूसरे तीसरे या चौथे दिन जो है उसमें कोई ना कोई ब्रेकडाउन आ जाता है तो आप उसको जो है महीने के एंड में देखोगे कि यार ये तो मेरा जो ब्रेकडाउन है वो काफ़ी ज़्यादा है, इतने घंटे मेरे जो है वो बर्बाद हो गए हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस का ये ताल्लुक है। अब इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। मैंने हाल ही में एक वीडियो भी अपलोड किया है इसके, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर किसी ने नहीं इसके बारे में पढ़ा होगा तो अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी है जो उससे हमारा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस निकलता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? OE इज ए मेजर ऑफ हाउ वेल ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड कंपेयर टू इट्स फुल पोटेंशियल। फुल पोटेंशियल की बात हो रही है कि हम उसको फुली निचोड़ दें उसको प्रोसेस को, कि हम उससे पूरा उसका जो होता है कि आउटपुट है उससे ले लें, उसको बोलते हैं कि हम फुल पोटेंशियल, जहाँ बोलते हैं फुल कैपेसिटी में उसको यूज़ करना।
During the periods when it is scheduled to run, it identifies the percentage of manufacturing time that is truly productive. मतलब जब आप किसी इक्विपमेंट की ओवरऑल इफेक्टिवनेस निकालोगे जो कि डायरेक्टली लिंक है मेंटेनेंस के साथ, जब इसको आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा 8 घंटे में मेरा इक्विपमेंट है वो कितने घंटे काम करता है, क्योंकि हमारे पास उसकी जो डिज़ाइन कैपेसिटी भी होगी और जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो भी आप यहाँ से निकाल लोगे, जो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का जो फॉर्मूला है वहाँ से। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि यार इक्विपमेंट अगर यही एफिशिएंसी जो इसकी इफेक्टिवनेस है जो कम होगी तो आप उसके ऊपर एक्शन लोगे। ठीक है, वो एक्शन क्या अलग हुए कि जिससे ये जो हमारा इफेक्टिवनेस है इक्विपमेंट का वो बढ़ जाए। तो इस तरह से ये मेंटेनेंस से इस तरह से लिंक्ड है ये। अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता चल रहा तो आप मेरा एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का, उससे आपको जो है पूरी इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी और आप आगे भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पे आपके साथ आगे बढ़ता हूँ। CNC मशीन है, 8 घंटे की शिफ्ट है, उसमें आप उसको यूज़ कर रहे हो। आप ज़रूरी तो नहीं आप 8 घंटे यूज़ करोगे, कुछ उसका टाइम वगैरह होता है अवेलेबिलिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस में। तो मान लीजिए आपका 6 घंटे में जो है 6000 पीस का आपका टारगेट है कि 6000 पीस आप बनाते हो और एक पीस का जो कॉस्ट आती है वो 60 रुपये है। तो इसका मतलब जो आप गेन कर सकते हो वो है 3,60,000। ठीक है, इतना आप जो है वो उसमें गेन कर लोगे। आप बोलते हो कि यार अगर मेरा इतना टारगेट अचीव कर लिया तो मेरा इतना गेन हो जाएगा। अब मान लीजिए 2 घंटे का ब्रेक डाउन आ गया बीच में, तो आपके पास बचे सिर्फ 4 घंटे। 4 घंटे में आपने मान लो फिर भी यूटिलाइज कर लिया उसको, 4000 पीस बना दिए, तो आपका गेन कितना हो जाएगा 2,40,000। तो आपको यहाँ पे सीधा 1,20,000 का नुकसान होगा एक शिफ्ट के अंदर, सिर्फ ये 2 घंटे की ब्रेक डाउन की वजह से। प्लस जो आपकी लेबर खाली बैठी होगी उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि लेबर की कॉस्ट भी पड़ती है आपको, प्रोडक्शन का भी लॉस होगा, मेंटेनेंस का लॉस होगा और बहुत तरह के लॉस होते हैं कंपनी के अंदर जब एक ब्रेकडाउन आ जाती है। तो कंपनीज में आपको अगर पता होगा कि जो आपका डाटा निकल के आता है 1 साल के बाद जब आप टर्नओवर या उसको कैलकुलेट करते हो, तो उसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होता है उसी का ही होता है। वो सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज का होता है जो मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान नहीं देती। अगर आप मेंटेनेंस में ध्यान देते हो तो आपका ये कॉस्ट है जो काफ़ी कम हो जाता है और आपका ध्यान जो है दूसरी प्रॉब्लम्स के ऊपर जाता है जो आपकी कंपनी से रिलेटेड है। आप इस जो इनकी प्रॉब्लम जो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर देते हो। ठीक है, तो इस तरह से यार थोड़ा सा मैंने आपको समझाया कि ये कितना बड़ा ये एक तरह से मुद्दा है कि जो मेंटेनेंस का मतलब अगर आपका इक्विपमेंट सही होगा तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती रहेगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपका आउटपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सिंपली सी ये बात है, ये सभी एक दूसरे से लिंक्ड है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव का पता ही है कि सबको क्या है इसका मेंटेनेंस का, टू कीप द समथिंग रनिंग इन गुड कंडीशन। आपका जो गाड़ी है, आपका मोबाइल है या आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, आपकी मशीनरी है, अगर वो सही कंडीशन में चलती रहे तो आप खुश रहते हो, आपको होता है कि यार मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, आराम से अपने बैठो। यही इसका ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस का। अब कंटेंट्स में मैंने आपको बताया था कि इसको TPM के साथ कैसे लिंकेज है इसकी। तो ये 8 पिलर्स हैं जो TPM के, ये इसके बारे में आपने जो है वो सुना होगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले है ऑटोनमस मेंटेनेंस। तो मेजर जो रोल है वहाँ पर TPM के अंदर वो मेंटेनेंस का होता है। ऑटोनमस मेंटेनेंस में होता है, बोलते हैं हम एनी टाइम मेंटेनेंस। मीन्स ये इसमें जो है ऑपरेटर को बताया गया कि आप ही ऑपरेटर हो, आप ही इस मशीन के मालिक हो, इस मशीन का जो देख रेख है आप नहीं रखनी है। तो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको जस्ट ये मैं ऊपर से इसको बता रहा हूँ। ऑटोनमस मेंटेनेंस हो गया, उसके बाद काइजन हो गया, प्लान्ड मेंटेनेंस हो गया। प्लान्ड मेंटेनेंस में क्या है, ये इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके कि प्लान्ड मेंटेनेंस है। क्वालिटी मेंटेनेंस, अब क्वालिटी ख़राब होगी तो क्या होगा, आपके बहुत सारे डिफेक्ट बनेंगे। तो ये क्वालिटी मेंटेनेंस का जो पिलर है TPM का, ये क्या करता है, ये जीरो डिफेक्ट पॉलिसी के ऊपर काम करता है कि हमको एलिमिनेट ही कर देने हैं डिफेक्ट सारे, इसलिए इसको क्वालिटी मेंटेनेंस का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग, ऑफिस TPM, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट और आखिर में है 5S। तो इस तरह से ये सभी पिलर्स हैं जो TPM के,
ये कहीं ना कहीं से जो आपके साथ वो मेटेरियल्स के साथ लिंक्ड है। टीपीएम के ऊपर जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक दो दिन में, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और अगर किसी का रिलेटेड इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें उसको। टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस में दो तरह के जो मेंटेनेंस है उसके हम बात करेंगे, प्लान्ड और अनप्लान्ड। प्लान्ड में क्या होगा, प्रिवेंटिव, प्रोडिक्टिव, और इसमें एक और भी ऐड कर सकते हैं, प्री डिटरमिन्ड। मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा जो प्लान के अंदर आती हैं। अनप्लान्ड में क्या है, प्रोएक्टिव एंड इमरजेंसी, इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले जो है हमारा प्लान की बात करेंगे हम। प्लान मेंटेनेंस में क्या क्या टॉपिक्स आ जाते हैं। जो सबसे पहला आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये जो है ये काफ़ी यूज़ होता है आजकल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि किसी डिफेक्ट को प्रिवेंट कर लो तो वही आपके लिए अच्छा है, कोई प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर लो वही अच्छा है। ये हमारा थोड़ा सा भी मेंटेलिटी है जो वो चेंज हो चुका है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सबसे पहले जो ये 5 एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में आप देखो। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सबसे पहले है रिप्लेस द वॉर्न पार्ट्स बिफोर दे फॉल। मतलब अगर एक पार्ट है जो वॉर्न आउट हो रहा है, थोड़ा बहुत हो गया है, तो वो क्या करेगा, दूसरे को भी ख़राब कर देगा अपने साथ वाले को। तो उसको कंप्लीट डैमेज होने से पहले ही हमको उसको प्लेस कर देना है ताकि जो है नुकसान आगे ना बढ़े। अब कई बार कहीं पे अगर पे फायर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा कोशिश यही होता है कि जहाँ फायर लगी है वहाँ पे तो हमने उसको करेक्ट करना ही करना है, तो फायर आगे ना बढ़े तो हम उस पर भी कुछ एक्शन लेते हैं कि जो आगे वो आगे से आगे ना बढ़े। तो ये इसी पॉइंट का मतलब यही है, रिप्लेस द वॉर्न पार्ट्स बिफोर दे फॉल। टूट के गिरने से पहले तो अच्छा है उसको बदल ही दो ताकि वो अपने साथ वाले को भी ना खराब कर दे। क्लीन एंड रिस्टोर द पार्ट्स बिफोर परफॉर्मेंस कम्स डाउन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर आप रेगुलरली है जो पार्ट्स को जो है साफ करते हो। कुछ कचरा होता है, कुछ ग्रीस वगैरह का होता है, कुछ उसमें होता है, तो आप उसको साफ करते हो ताकि उसका जो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। अवॉइड द लॉस ऑफ पार्ट्स फेलियर और सिस्टम फेलियर। जब एक बार टूट के नीचे गिर ही जाएगा तो फिर उसका जो नुकसान है वो कंपनी को भरना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि उस नुकसान से बचने के लिए हम पहले ही है वो उसको रिप्लेस कर दें ताकि वो दूसरे को भी ख़राब ना करे और आपका जो कीमती टाइम है, जो प्रोडक्टिव टाइम है आपका, वो भी ख़राब ना हो। इसलिए हम उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ले लेते हैं। इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। अब इससे क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान जब आप मशीन को चेक करते हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होने के बाद अगर चेक करते हो उसको या पहले, तो आपको वहाँ से आपकी जो प्रिडिक्ट करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। आपको पता लग जाता है कि यार नॉइज़ से ही पता लग जाता है मशीन के बारे में कि यार इसमें इस स्पेयर पार्ट में प्रॉब्लम है, हमको इसके ऊपर एक्शन लेना है। तो ये जो आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, ये इम्प्रूव हो जाती है। ट्रेन एक्सपर्ट्स ऑन प्रॉपर प्रोसीजर एंड टेक्निक्स। जब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हो तो आपको ट्रेनिंग मिलती है एक तरह से मशीन के बारे में जानने की, क्योंकि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की चेक शीट बनाते हैं। एक हर मशीन जो टाइप है, जैसे मिलिंग मशीन है या कोई ड्रिलिंग मशीन है, अलग अलग उनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट बनती है। जो प्रिवेंटिव चेक शीट है उससे आपको नॉलेज पता लग जाती है कि यार मेरे मशीन के अंदर ये पार्ट्स हैं और इन सभी पार्ट्स को मिला के मेरा मशीन बना है। तो आपका पूरा इसमें एक ट्रेनिंग मिल जाती है आपको, आप एक्सपर्ट बन जाते हो अपनी मशीन के लिए जब आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का नॉलेज हो जाता है। तो इस तरह से ये है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब बात करते हैं प्लान्ड में दूसरी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी थी प्रिवेंटिव की, या दूसरी कैटेगरी आ गई है प्रेडिक्टिव। What is predictive maintenance? These techniques are used to help in determine the condition of the equipment in order to estimate when the maintenance to be performed. It monitors the performance and condition of the equipment during the normal working condition. इससे कि आप टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हो। टेक्निक्स जैसे सॉफ्टवेयर्स काफ़ी है मेंटेनेंस के अंदर जिनको आप यूज़ करते हो, जो ऑटोमेटिकली आपको बता देता है कि अगर ये पार्ट आपने आज इंस्टॉल किया है तो ये कितना लाइफ आपका देगा, और आपको एक तरह से अलार्मिंग होता है, वो आपको ऑटोमेटिकली मेल जो जनरेट होती है कि आप
का ये जो प्रिवेंटिव या आप बोल सकते हो कि मेंटेनेंस का जो शेड्यूल है ये बनता है। अगर कोई पार्ट है 3 महीने बाद चेंज होने वाला है तो 3 महीने बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर कोई एनुअली चेंज होने वाला है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपका ये पार्ट है जो 1 साल बाद चेंज होगा। इस तरह हम टेक्निक्स वगैरह यूज़ करेंगे सारा, इसमें सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कुछ मैनुअली इसको डाटा जो है बना सकते हो तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। आप इसका शेड्यूल बना सकते हो कि मेरा जो ये मशीनरी है इसका ये पार्ट मैं इतनी टाइम पे बाद इसको चेंज करूँगा। ठीक है। अप्रोच इट प्रोमिसेस द कॉस्ट सेविंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब आपके पास नोटिफिकेशन होगी। आपके पास पता होगा कि मेरे को ये 3 महीने बाद चेंज करना है, आप उसको चेंज कर दोगे तो कोई लॉस नहीं होगा, आपका जो कॉस्ट है वो सेव हो जाएगी। अब हाउ इट evaluates द कंडीशन ऑफ द इक्विपमेंट बाय परफॉर्मिंग द पीरियोडिक मॉनिटरिंग ऑफ द इक्विपमेंट कंडीशन। अब ये इसने बोला है कि आप पीरियोडिक मॉनिटर करो। पीरियोडिक मॉनिटर करना का मतलब यही है कि आप उसका चाहे हफ्ते बाद चाहे महीने बाद उसको चेक करते रहो, ताकि आपको जो है ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में आप क्या करते हो उसको प्रिडिक्ट कर लोगे आपकी प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ दिस मेंटेनेंस इज परफॉर्म्ड बाय द इक्विपमेंट इज इन वर्किंग कंडीशन। ये और भी बढ़िया बात होगी कि जब आपकी मशीन चल रही होगी तब ये प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होगा, मीन्स आपका प्रोडक्शन का कोई लॉस नहीं होगा। जब मशीन चलती है तो आप उसमें देखते हो कि आपको कुछ नॉइज़ में लगता है, जो मशीन का ऑपरेटर है वो आपको बताता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसके उस पुर्जे से आवाज़ आ रही है या ये गर्म हो रही है या इसमें वाइब्रेशन हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है वो आपको बताता है। तो उससे आप प्रेडिक्ट कर लेते हो कि इसमें इस पार्ट में जो है मशीन के वो प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे हमको एक्शन लेना है। It allows the manufacturer, last point है why, it allows the manufacturer to lower the maintenance cost, extend the equipment life, reduce the downtime, improve the production quality by addressing the problems before they can cause failure. Failure होने से पहले ही हमने वहाँ से predict कर लिया प्रॉब्लम को कि क्या है। अब दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जब हम कॉस्ट की बात करते हैं यहाँ पे, अब ये आप देख रहे होंगे एसेट कंडीशन, मतलब एसेट का मतलब होता है कि आपकी मशीनरी हो गया या कुछ भी कंपनी के अंदर है वो आप कंपनी का एसेट होता है, आप भी कंपनी के एक तरह से एसेट ही हो। अब एसेट कंडीशन है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउन आ रही है। सबसे पहले उसमें प्रॉब्लम आ गया इंक्रीज इन वाइब्रेशन, वाइब्रेट करने लगी वो। दूसरा आ गया कि उसमें नॉइज़ आ गई। तीसरा फॉल्ट आ गया कि उसमें टेम्परेचर आ गया। तो 1 बाय 1 ये सारे फॉल्ट आते रहेंगे। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, मशीन चलती रहेगी तो ऑटोमेटिकली एक दिन ऐसा आएगा जब वो फेलियर की ओर आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये पूरी तरह से फेल हो जाएगा और आपकी जो कॉस्ट यहाँ से आ रही है ये कॉस्ट बढ़ के ऊपर बढ़ती जाएगी, यहाँ पे जाके ये मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर यही एक्शन जब वाइब्रेशन आएगा, ऑपरेटर ने आपको बोल दिया कि यहाँ पे वाइब्रेट, मशीन थोड़ा सा वाइब्रेशन में आ गई है, तो अगर आप यही एक्शन यहाँ पे ले लोगे तो आपकी कॉस्ट यहाँ पे देखिए कितनी कम होगी। आप यहाँ से लेके इतनी कॉस्ट जो है वो सेव कर लोगे। तो ये जो चीज़ है ये आपके लिए काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद होगी अगर आप इस थ्योरी से काम करते हैं। या आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लगता है तो आप तभी तुरंत एक्शन लीजिए, जो जिससे की वजह से आप कंपनी का जो है पैसा बचा लेंगे। अब ये देखिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट है और साथ में ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है। ये आपने अक्सर देखी होगी, जैसे ऑयल चेंज का टाइम है 3000 माइल्स पे आप इसका ऑयल चेंज करोगे, ब्रेक फ्लूइड है, ट्रांसमिशन सभी का दिया हुआ है गाड़ी का ये कि आप इसको कैसे कैसे कहाँ चेंज करोगे। और अगर हम कई बार ऐसे नहीं भी करते तो हम मशीन को चला के, जैसे हमारा बाइक वगैरह है उसको चला के देखते हैं कि यार कहीं से ये नॉइज़ आ रही है, तो हो सकता है उसका फेलियर ये 6000 माइल्स के पहले ही उसका कुछ फेलियर हो। तो आप तुरंत मैकेनिक के पास लेके जाते हो और एक्शन लेता है वो उस पार्ट को, अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो सही करता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी लाइफ जो है गाड़ी की और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर प्रिवेंटिव और प्रेडिक्टिव है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस। अब करेक्टिव मेंटेनेंस यहाँ पे बात आ रही है तो हम बात करते हैं कि जब प्रॉब्लम आ गई है उसके बाद हम उस पर एक्शन ले रहे हैं।
प्रॉब्लम तो आ गई है, उसके बाद एक्शन ले रहे हैं, मतलब आपका नुकसान हो चुका है। उसके बाद उस नुकसान को जो है करेक्शन करने के लिए हम और जो है टाइम वेस्ट करते हैं जब आपकी जो ब्रेकडाउन आ जाती है मशीन की। ये होता है अनप्लैंड में। जो करेक्टिव मेंटेनेंस है ये अनप्लैंड में है। सबसे पहले क्या है कि प्रॉब्लम डिटेक्टेड। ऑपरेटर आपके पास आया है कि मेरा मशीन में प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हो सबसे पहले। उसके बाद करते हो रिव्यू, फॉल्ट देखते हो कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। उसके बाद आइसोलेट द प्रॉब्लम। आइसोलेट का मतलब यही है कि आप उसको तुरंत उस पर एक्शन लेके उसको कंट्रोल करते हो कि ये फॉल्ट। कई बार क्या होता है, जब से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं मशीन के अंदर, तो कई बार एक जगह से फॉल्ट दूसरी जगह चला जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट को जो है शट ऑफ कर देना चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम जो है आगे ना बढ़ सके। तो इसका मतलब यही है कि आइसोलेट द प्रॉब्लम। उसके बाद परफॉर्म द करेक्टिव एक्शन। उसके बाद जो भी आपने एक्शन लेना है, करेक्टिव एक्शन लेना है, क्या लेना है वो आप पे डिपेंड करता है, तो आप वो उस पर ले सकते हो। क्या बोलते हैं इसको, करेक्टिव एक्शन को? इट इज़ ए मेंटेनेंस टास्क performed to identify, isolate and rectify a fault so that the failed equipment, machine or system can restore to its normal working condition। मतलब कोई भी टास्क आप परफॉर्म करते हो प्रॉब्लम आने के बाद, टू आइडेंटिफाई, आइसोलेट या उसको रेक्टिफाई या फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ भी आप परफॉर्म करते हो, ताकि आपके एक्शन की वजह से जो मशीन है वो दोबारा चल जाए, अपनी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के ऊपर आ जाए। तो उसको हम बोल देते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस अक्सर हम जो हम करते हैं इसको परफॉर्म, लेकिन ये फ़ायदे का सौदा नहीं होती है। सिर्फ ये है कि आपका फॉल्ट आ जाता है तो उसको आप ठीक कर देते हो, 1-2 घंटे की या 3 घंटे की, कई बार ज़्यादा घंटों की ब्रेकडाउन आ जाती है इंडस्ट्री में। तो एक तरह से वो नुकसान ही होता है आपका। आप फॉलो कीजिए प्रिवेंटिव और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को। तो ये जस्ट आप नॉलेज के लिए आपको करेक्टिव मेंटेनेंस है। उसके बाद आ जाती है इमरजेंसी मेंटेनेंस। ये भी अनप्लैंड मेंटेनेंस है। इसमें क्या होता है, इट इज़ ए रिएक्टिव। अब जो पहले हमने प्रिवेंटिव और प्रेडिक्टिव की थी वो थी प्रोएक्टिव, मतलब नुकसान होने से पहले। अब ये इमरजेंसी मेंटेनेंस क्या है, ये भी नुकसान होने के बाद। इट इज़ ए रिएक्टिव मेंटेनेंस टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म्ड टू प्रिवेंट ए थ्रेट टू लाइव्स, प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन हो उसमें जो आप मेंटेनेंस करते हो तो वो आपका इमरजेंसी मेंटेनेंस होता है। वो भी जैसे आप नीचे डायग्राम देखोगे, क्रिटिकल इवेंट अकर्स, कोई भी क्रिटिकल इवेंट अकर कर गया, उसके बाद आप देखते हो इमरजेंसी है या नहीं है, इज इट एन इमरजेंसी। अगर है तो आप इमरजेंसी मेंटेनेंस परफॉर्म करते हो वहाँ पे, अगर नहीं है तो आप उस पर करेक्टिव जो अपना करेक्टिव मेंटेनेंस है उसको परफॉर्म कर सकते हो। अब मान लीजिए कई बार इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो हमारे हाइड्रोलिक्स क्लैंप्स वगैरह यूज़ होते हैं कन्वेंशनल मशीनिंग के अंदर, तो उसमें कई बार ऑपरेटर का हाथ आ जाता है। अब वो जो हाथ आ जाना है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है हमारे सामने। अब इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो वहाँ पे हम इमरजेंसी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर जो है हम काम करेंगे। अब ये जो सभी तरह का मेंटेनेंस है हमारे पास, हमको पता चल गया है कि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं या प्रेडिक्टिव कर सकते हैं, करेक्टिव कर सकते हैं, इमरजेंसी कर सकते हैं। इनके अलावा भी कुछ स्ट्रैटेजी, इन सब मेंटेनेंस को करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो क्या क्या है, क्या आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रैटेजीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हो जिसके अकॉर्डिंग जो है कि आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो बढ़ जाए। और सबसे पहले है रिएक्टिव। रिएक्टिव में क्या होगा, फिक्स व्हेन द इक्विपमेंट इज डाउन। आपने क्या है, इक्विपमेंट बंद हो गया आपका, आपने क्या किया, उसको ठीक करना शुरू कर दिया, 1-2 घंटे लग गए, तो वो क्या हो गया, रिएक्टिव। अब पीरियोडिक क्या है कि आप उसको हर हफ्ते चेक करते हो। आपने शेड्यूल बनाया हुआ कि हमने आज के दिन ये मशीनें चेक करनी है, मंडे को ये करनी है, ट्यूसडे को ये करनी है, तो ये होता है पीरियोडिक। ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इससे क्या होता है कि अब ब्रेकडाउन आने से पहले ही पता चल जाता है बंदे को कि यार ये इसमें प्रॉब्लम आएगी, ये 2 दिन चलेगा जी, और कई बार ऐसा बोल देता है बंदा कि 2 दिन और चलेगा जी बस।
तो वो होता है पीरियोडिक चेक से वो पॉइंट निकल के आता है। उसके बाद है प्रोएक्टिव, एलिमिनेट द डिफेक्ट्स एट एन अर्ली स्टेज। बहुत ही अर्ली स्टेज में ये हमको पता चल जाता है कि हल्का सा भी कुछ मशीन में होता है तो हमको पता चल जाता है कि यार इसको फॉल्ट आने वाला है, इसको हम सही कर लें। या प्रोएक्टिव का मतलब होता है जैसे हम प्रिवेंटिव करते हैं ना, मशीन का प्रॉब्लम आने से पहले ही हम उसको ठीक कर देते हैं, क्योंकि मशीन चलती रहती है अपना, वो चीज़ आती है प्रोएक्टिव में। प्रेडिक्टिव, यूज एनालिटिक्स टू प्रेडिक्ट द मशीन फेलियर। एनालिटिक्स का मतलब आपके पास एक लाइफ होती है कि ये गियर की इतनी लाइफ है, तो मैं उसके हिसाब से इसको करूँगा। कोई बुश है, बुश वॉर्न आउट हो जाते हैं काफ़ी टाइम पे, तो बुश का इतना लाइफ है, तो आप उसको जो है वो प्रिडिक्ट करके रखते हो कि यार इसका इतना लाइफ है, 1 साल चलेगा ये, और 1 साल के बाद अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, नहीं तो आपको जो है अपना जो प्रेडिक्टिव प्लान होता है उसको देखना पड़ेगा कि यार इस महीने में कौन कौन सा पार्ट है, किस किस मशीन का कौन कौन से पार्ट जो है उसको चेक करना है और उसको चेंज करना है। और ये सभी जो चारों हैं इनमें से आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी यूज़ करते हो। कंडीशन के अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हो अपना जो डाउन टाइम है उसको कम करने के लिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान जो हमारा बहुत कॉमनली यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर, उसके बारे में आप मैं बता दूँ। आप अपनी ट्रेनिंग दे सकते हो स्पॉट इंजीनियर्स को और टीम मेंबर्स को, सभी को। इसमें जो है आपको टारगेट जो है वो 0 डाउन टाइम का लेना है। मतलब कोई भी मंथली टारगेट लीजिए आप, इस मंथ में हमने 0 ब्रेकडाउन करना है, या आप जनवरी से स्टार्ट कीजिए कि हम इस जनवरी में इतना ब्रेकडाउन आ गया, हमने इसको धीरे धीरे कम करते जाना है और दिसंबर तक देखना है ये कितना कम हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्मॉल टारगेट्स के ऊपर जो है अपना काम कीजिए। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास जितने भी आपके प्लांट के अंदर मशीनरी है उसकी लिस्ट होनी चाहिए। कितने टाइप्स की मशीन है उनको अलग अलग से उसको लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने के बाद मेक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट। जितने टाइप की मशीनें हैं उतनी टाइप की आप उसके ऊपर चेक शीट बना सकते हो कि उसमें कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो चेक होंगे। या एक कॉमन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट बना सकते हो आप, जिसमें जो है जैसे आप लुब्रिकेशन चेक करते हो या कुछ ऑयलिंग पैरामीटर उसके चेक करते हो, बेल्ट कंडीशन चेक करते हो, तो ऐसे कुछ भी जो है आप उसमें बना सकते हो, चाहे आप मशीन टाइप के अकॉर्डिंग बना लो। उसके बाद क्रिएट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस SOP। हर टाइप की मशीन को आपको पता होना चाहिए कि आपको जो SOP उसका बनाएंगे कि आप प्रोसीजर बनाएंगे कि इसको इस तरह से चेक करना है। ट्रेनिंग देंगे उस SOP के अकॉर्डिंग अपने टीम मेंबर्स को। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर ऑल मशीन्स, तो एक शेड्यूल बनाओगे कि जनवरी में ये मशीनें हम करेंगे, फरवरी में ये करेंगे, मार्च में ये मशीनें करेंगे। तो ऐसे सभी मशीनों को हर डिपार्टमेंट से एक मशीन लेके आप जो है ये बना सकते हो। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल है, मंथली जो है बना सकते हो। ये हर 6 महीने बाद आपको चेंज करना पड़ता है, तो फर्स्टली आप इसको सिर्फ 6 महीने का बनाएंगे और उसके बाद फिर इसको रिवाइज कर लेंगे। गिव ट्रेनिंग टू योर टीम मेंबर्स। इन सभी का ट्रेनिंग जो अपने टीम मेंबर्स को दीजिए ताकि वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें और आपका जो ब्रेकडाउन है, डाउन टाइम है, वो कम हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। कुछ इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है हमारा जो है मोटिव है इसको बनाने का वो पूरा हो सके, आप अपना डाउन टाइम है जो काफ़ी कम कर सको। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।